नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल और एबीपी न्यूज़ के फेसबुक लाइव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ एक बार फिर। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो हरियाणा की है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में एक लड़की बीकॉम का एग्ज़ाम देकर बाहर निकलती है। अपनी माँ को फ़ोन पर बताती है कि उसका इम्तिहान ख़त्म हो गया है, वो बाहर निकल रही है। माँ जो कि पास में बड़ी बहन का घर है उसके कॉलेज के, वहाँ पर है, और वो कहती है कि ठीक है तुम गेट पर पहुँचो, मैं आती हूँ। इतने में माँ के पहुँचने से पहले एक सफ़ेद रंग की गाड़ी पहुँचती है जिसमें दो लड़के सवार हैं। वो उस लड़की निकिता को ज़बरदस्ती उस गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। निकिता आनाकानी करती है, मना करती है, और उसके बाद लड़के उसको गोली मार देते हैं और वहीं पर वो लड़की दम तोड़ देती है। इस मामले ने बहुत तूल पकड़ रखा है हरियाणा में। जो परिवार है, जो गांव के लोग हैं, वो नेशनल हाईवे जो है उसको जाम कर रहे हैं, उस पर प्रदर्शन निकाल रहे हैं और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इस देश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। इस तरह से एक सिरफिरा आता है, गोली मारता है और किसी की बेटी की जान चली जाती है। इसमें जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आ रहा है और इसी को लेकर विवाद है। ये जो लड़का तौसीफ है, ये लगातार उस लड़की के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, ऐसा कहना लड़की की माँ का है। यानी निकिता की माँ का ये कहना है कि निकिता उनको बताती थी कि ये लड़का तौसीफ जो है वो ये कहता था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो और मुझसे निकाह कर लो, मुझसे शादी कर लो, जिसके लिए लड़की बिल्कुल तैयार नहीं थी। 2017 में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था। इस लड़के ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी, उससे शादी करना चाहता था। तो परिवार ने इंटरवीन किया, इस लड़के का परिवार लड़की के घर पहुंचा और कुल मिलाकर जो कि एक समझौता करा लिया गया कि भाई ये नहीं हो सकता है और अपने अपने रास्ते रहिए। अचानक 2 साल बाद आज उस लड़की की हत्या कर दी गई और इसीलिए ये बवाल खड़ा हो गया। कल उस लड़की की हत्या कर दी गई और ये बवाल खड़ा हो गया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मुद्दा इतना जिसे कहा जाए कि गंभीर क्यों है, क्योंकि ये जो लड़का तौसीफ है, लव जिहाद तो एक एंगल है ही है, ये जो लड़का तौसीफ है ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से सामने आता है। हरियाणा के बड़े लोग हैं जिस घर का ये बेटा है। तो मैं आपको बता दूं, जो तौसीफ के बाबा हैं कबीर अहमद, वो पूर्व विधायक रहे हैं। जो चचेरा भाई है आफ्ताब अहमद, वो नू मेवात में नू एक एरिया है, वहाँ से कांग्रेस का विधायक रहा है। जो चचेरे भाई यानी आफ्ताब अहमद के जो पिता हैं खुर्शीद अहमद, वो गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। और जो सगा चाचा है तौसीफ का जावेद अहमद, वो सोहना विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गया। सवाल ये उठता है कि एक लड़का एक लड़की पर दबाव बनाता है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, मुझसे शादी करो। वो लड़की आनाकानी करती है तो आप गोली मार देते हैं। खुलेआम गुंडागर्दी। पुलिस के कार्य करने के तरीके पर भी कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, क्योंकि ये लड़का लगातार 2 साल पहले ये मामला सामने आया था। पुलिस ने क्यों नहीं किसी तरीके की कोई सुरक्षा मुहैया कराई। हालांकि जो बेटी की माँ है, निकिता की जो माँ है, उसका ये कहना है कि बेटी ने कभी ऐसी कोई शिकायत हाल फिलहाल में नहीं की, लेकिन अचानक ये लड़का पहुँचता है। गुंडागर्दी की इंतहा देखिए कि किसी की भी बेटी को गोली मारता है और उसकी जान ले लेता है। लेकिन मैं अपडेट आपको इस खबर में बता दूं कि तौसीफ और रेहान, 2 जो आरोपी हैं जिन्होंने ये हत्या करने का, जिनके ऊपर आरोप है निकिता की, उन दोनों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो मोटिव है, जो साफ है, जैसा कि परिवार का आरोप है कि निकाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था तौसीफ उस लड़की से, और इसीलिए इस तरीके की हत्या को उसने अंजाम दिया क्योंकि लड़की मानने को तैयार नहीं थी। तो एक तो ये आज की बड़ी खबर होगी। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है आज की, और वो बड़ी खबर ये है कि अनुच्छेद 370 जब पिछले साल 5 अगस्त को हटाया गया था, उसके बाद से ये लगातार जम्मू कश्मीर में विरोध चल रहा था। आज भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ज़मीन खरीदने की आज़ादी, यानी ज़मीन खरीदने का जो राइट है वो हर भारतीय को दे दिया है। लेकिन उसके साथ एक शर्त लागू होगी, और शर्त ये है उसके खरीदने की जम्मू कश्मीर में कि वो सिर्फ उद्योग धंधे लगाने के लिए दी जा सकते हैं। यानी आप कोई वहाँ पर घर नहीं बना सकते। आप अगर ये सोचें कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप वहाँ खरीदेंगे तो आप नहीं खरीद सकते। वहाँ पर उद्योग धंधे लगाने की इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई है। मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया था। एक जम्मू कश्मीर हो गया था, दूसरा लद्दाख हो गया था।
अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ज़मीन नियम लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि मैं और आप यानी कोई भी जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है वो बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन शर्त यही कि आपको कोई उद्योग धंधा वहाँ पे लगाना होगा जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उस इलाके का विकास हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप वहाँ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि सरकार ने तो इस नियम को लागू कर दिया, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, अगर मैं और आप या कोई आम आदमी वहां जाकर ज़मीन खरीदता है, अपना उद्योग धंधा लगाने की कोशिश करता है, तो क्या सरकार कोई सुरक्षा मुहैया कराएगी? आपको याद होगा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सेब जो है वो खेतों में ही सड़ सड़ के ख़राब हो गया था। जो सेब 100 रुपये किलो का बिकता था वो 5 रुपये 10 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा था, इसलिए क्योंकि जो बिहार के जो ट्रक थे, जो ड्राइवर्स थे, जब वो लेने जम्मू कश्मीर पहुंचे तो आतंकवादियों ने हत्या कर दी उस बिहार की लेबर की और ड्राइवर्स की। उसके बाद से एक भय का माहौल पैदा हो गया और कोई वहां पर जाने को तैयार नहीं था। तो एक मैसेज जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा ये देने की कोशिश की गई कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि अगर आप वहाँ ज़मीन खरीदते हैं और उद्योग धंधा लगाने की कोशिश करते हैं तो सरकार का पूरा सपोर्ट आपको होगा। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, आपको गुपकार समझौता की मैं याद दिलाना चाहती हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पर ये बैठक हुई, 6 राजनीतिक दल के नेता इसमें शामिल हुए और अनुच्छेद 370 दोबारा लागू किए जाने के, विशेष दर्जा जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उसे लागू करने की दोबारा मांग की गई। नेताओं की ज़ुबान इतनी फिसली कि चीन, फारूक अब्दुल्ला तो चीन का सपोर्ट तक लेने की बात करने लगे। जो महबूबा मुफ्ती हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो ये कहने लगी कि मैं तिरंगा कभी नहीं उठाऊंगी। उसके विरोध में कल बीजेपी ने तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। तो अब सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ज़मीन कानून के तहत ये तो ताकत दे दी कि भाई आप खरीद सकते हैं ज़मीन वहाँ पर, लेकिन जब उद्योग धंधा लगाने में और आप वहाँ जाएंगे तो क्या सुरक्षा हमें मुहैया कराई जाएगी? जिस तरीके से आतंकवाद वहाँ पर फल फूल रहा है, क्या आतंकवादी अपने मंसूबों को अपने कामयाब करने के लिए जो लोग बाहर से पहुंचेंगे उनके ऊपर हमला नहीं बोल सकते? तो ये एक बड़ी समस्या है। देखिए मेरे पास आप लोग जुड़ने लगे हैं मुझसे और सवाल आने लगे हैं, तो अब ये जो इतने सारे मेरे पास वीडियो मैसेजेस आने लगे हैं, तो आप मुझसे इस समय जुड़िए यूट्यूब पर भी और फेसबुक लाइव पर भी। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए। अब मैं तीसरी बड़ी खबर, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जिक्र किया, तो आज जम्मू कश्मीर से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जो बहुत कम देखने को मिलती है, और जिसे कहा जाए कम क्या, बहुत ही मुझे लगता है कि साल भर और 6 महीने में कभी एक बार ऐसा मौका आता होगा जो ऐसी तस्वीरें हमें मिलती होंगी। और तस्वीर जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के, पुलवामा ज़िले के अवंतीपुरा की है। अवंतीपुरा के नूरपुरा में आज एनकाउंटर चल रहा था सीआरपीएफ और अवंतीपुरा पुलिस और आतंकवादियों के बीच में। पुलिस को ये सूचना मिली कि आतंकवादी छुपे हुए हैं। जब सीआरपीएफ और अवंतीपुरा पुलिस ने उनको घेरा तो वहाँ पर उन्होंने हमला शुरू किया, आपस में फायरिंग होने लगी। लेकिन इसी बीच उस आतंकवादी ने, जिसे कहा जाए कि वो सरेंडर करने के लिए बाहर आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये आज मातृभूमि में बड़ी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आतंक ने आज सरेंडर किया है, कैसे वो सेना के सामने वो आतंकवादी निकल कर आया, उसकी लाइव तस्वीरें। और मैं आपको बता दूं कि पुलवामा ज़िले के अवंतीपुरा में ये एनकाउंटर हुआ जिसमें ये सरेंडर की लाइव तस्वीरें निकल कर आई हैं। तो ये तो हमारी तीसरी बड़ी खबर हो गई। अब चौथी बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। चौथी बड़ी खबर अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर है। देखिए, अमेरिका और भारत की दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो इस समय भारत में आए हुए हैं। 2+2 बैठक, 2+2 बैठक इसलिए मैं कह रही हूँ इसका नाम इसलिए 2+2 बैठक है कि इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका के और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक होगी और कई सैन्य करार हुए हैं इस बैठक में। और अब अगर ये जो सैन्य करार हुए, जो मुलाकात हुई है, जो दोस्ती में, भारत और अमेरिका की दोस्ती में जो एक नया अध्याय जुड़ा है, उससे अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी है तो वो चीन और पाकिस्तान को, ये आप जानते ही हैं। और चीन को इस समय उसके माथे पे खूब लकीरें आने लगी हैं
कि भाई ये इस तरह का समझौता हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रक्षा सहयोग है और खुफिया सूचनाएं शेयर करनी होंगी एक दूसरे के साथ, यानी आपकी सिक्योरिटी लेवल पर ये एक नया आयाम, नया एक अध्याय जुड़ेगा। आप अपने इस तरीके की जो खुफिया सूचनाएं जो आप एकत्रित करते हैं कि आपके जैसे अब चीन और भारत के बीच में ही सीमा विवाद है, अगर इसकी खुफिया सूचना आपके पास पहले से हो कि चीन इस तरीके की कोई कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। तो एक तो वो हुआ, इसको BECA समझौता कहा गया है। और BECA समझौता अमेरिकी चुनाव से पहले भारत के साथ होना, इसका संदेश बहुत साफ है। संदेश ये है कि अमेरिका BECA समझौता जो है वो सिर्फ अपने करीबी देशों के साथ करता है, और भारत के साथ अगर BECA समझौता किया है तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है वो और प्रगाढ़ हुई है। और अब भारत इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जियो स्ट्रैटेजिकल मैप मिलने लगेगा, सैटेलाइट इमेजिनरी का इस्तेमाल अब भारत कर पाएगा। इस सैटेलाइट इमेजिनरी का इस्तेमाल करके और जियो स्ट्रैटेजिकल मैप अगर भारत एक्सेस कर लेता है तो प्रशांत महासागर में जिस तरीके से भारत को निगरानी रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलें भारत को पेश नहीं आएंगी, वो आसान होगी। और मैं आपको साथ ही ये भी बताना चाहती हूँ कि अगले महीने मालाबार युद्धाभ्यास भी होने जा रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका, भारत, जापान और पहली बार ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी है, ये अलार्म है कि भारत अब बड़े बड़े देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। और ये सभी देश एकजुट हैं चीन के खिलाफ। जिस तरीके से चीन नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है, जो उसकी कहा जाए कि विस्तारवादी नीति, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया था, जो विस्तारवादी नीति चीन की रही है हमेशा दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करने की, उस पर भी रोक लगेगी। तो ये आज की एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको मातृभूमि में दिखाऊंगी। तो मैंने आपको आज की 4 बड़ी खबरें बताई और अब तमाम लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं अब आप लोगों के सवालों की कोशिश करती हूँ। SSC से रिलेटेड न्यूज़ दीजिए, SSC एग्ज़ाम की ये बात कर रहे हैं। देखिए आज की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप लगातार SSC लिखे जा रहे हैं। सप्तश्री रविदास जी हैं, हिंदराज जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अच्छी खबर आप मैम दे रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं चलते चलते, क्योंकि मुझे जाना है, मेरा समय हो रहा है जाने का। बिहार चुनाव में कल पहले चरण का मतदान होना है, तो जो बिहार के लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन कि आपके इलाके में अगर मतदान होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बाहर निकलें और इस लोकतांत्रिक पर्व को मनाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये आपका अधिकार है और ये ज़रूरी भी है, ताकि आप अपनी पसंद की सरकार चुन सकें। और जाति और धर्म के नाम पर बिल्कुल वोट ना दें। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगी, जाति और धर्म के नाम पर बिल्कुल वोट ना दें, मुद्दों पर वोट दें, अपने विकास के मुद्दे पर आप वोट दें। मुंगेर पुलिस की खबर की ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर दुर्गा पूजा के समय फायरिंग हो गई पुलिस की, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए, इस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और देखिए जयेश पांडे जी मुझे लिख रहे हैं, अमेरिका को भी इंडिया की आर्मी के डेटा मिलेंगे इससे। देखिए अमेरिका सैन्य शक्ति में हमसे बहुत आगे है, हमारे डेटा उसके लिए बहुत उतने इस्तेमाल करने वाले या उतने ताकत देने वाले नहीं है जितने कि हम उनकी जो खुफिया तंत्र है उसकी सूचनाओं का इस्तेमाल अपने देश की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। मुंगेर की घटना के बारे में मैंने आपको बताया कि विवेक कुमार सिंह पूछ रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर गोली चलाई गई, दुर्गा पूजा के समय लड़ाई झगड़ा हुआ, बवाल हुआ और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आपने अच्छा सवरमाल भानु जी लिख रहे हैं, अपने नाखून काट लो पहले। क्यों भाई, आपको मेरे नाखूनों से क्या तकलीफ़ है? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अपने बढ़े हुए नेल्स, तो आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? आप मुझसे खबरें सुनने, आप खबरें सुनिए ना, नाखून आप देख क्यों रहे हैं? चलिए, तो मुंगेर की खबर की भी बात कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, मुझे इरशाद जरगार साहब लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू टू। अक्षय श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ क्यों नहीं करती? देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने आपको बताया कि बिहार चुनाव में अब जो नौकरी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और सभी राजनीतिक दल अब खुलकर सामने आए और एक के एक बाद वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो सुशील मोदी 19 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यानी आरजेडी अगर 10 लाख नौकरियों का वादा कर रही है तो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का बात कर रहे हैं, तो बीजेपी 19 लाख नौकरियों की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं रोजगार इस बार पहली बार बिहार की राजनीति में गर्म मुद्दा बना है और वोट देने के लिए एक बड़े कहा जाए कि राजनीतिक दलों ने ये पासा फेंका है कि देखिए अब बिहार की जनता किसकी तरफ जाती है। प्रधान रवि शर्मा लिख रहे हैं,
नाइस, बहुत अच्छी खबरें आप दे रही हैं। और अब ये प्रधान रवि शर्मा जी एक और बात लिख रहे हैं, आप इतनी स्मार्ट क्यों? ये तो बहुत देखिए अजीब सी बात है। खबरें सुनिए ना, आप खबरों की बात कीजिए, कैसे कैसे आप कमेंट लिख रहे हैं। और चलिए खैर, थैंक यू अगर मैं आपको स्मार्ट लगती हूँ। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, 4:30 बजे मातृभूमि ABP न्यूज़ पर देखना बिल्कुल ना भूलें। आतंक का लाइव सरेंडर हम आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार, कल फिर होगी मुलाकात इसी समय।